ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इस वाले चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। एक सेकेंड, अगर बीच में कोई डाउट होना तो हैंड रेज कर देना, क्योंकि मैं तभी समझ पाऊंगा। मैं एक बार ये सोच रहा था कि इसको पिक्चर इन पिक्चर को हटा देता हूँ मैं, ताकि ढंग से स्क्रीन दिख सके। स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। वो स्टार्ट होता है मैटर्स। देखो, अगर अपन चैप्टर का नाम करें तो वो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर मैटर इन सराउंडिंग से पहले अपन समझते हैं कि मैटर होता क्या है। आपने प्रीवियस जो भी स्कूल मतलब 7th में 8th में थोड़ी सी एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एटम क्या होता है या मैटर क्या होता है। कोई बता सकता है मैटर क्या होता है? Sir, anything that has mass and occupies space. ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक बिल्कुल डेफिनेशन सिंपल सी जाए तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन इन देम। उनके बीच में स्पेसेस होती है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल्स जितने भी है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मतलब अपनी जगह से अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, जब ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तब हमको क्या देखने को मिलती है, एक सॉलिड स्टेट देखने को मिलती है। आपने सुना होगा कि जो मैटर होता है वो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन तीनों के अलावा भी 2 और स्टेट होती है, बट फिलहाल के लिए अपन सिर्फ इनसे बात करते हैं। इनके बीच में जो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है? ये मैटर है। सॉलिड के अंदर ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेसेस होता है। जब हम लोग लिक्विड्स में चले जाते हैं तो ये जो स्पेसेस होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ रहे हो दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस? इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इसलिए ये अपनी शेप भी चेंज नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड जो ये लिक्विड है, इसके बीच में काफ़ी स्पेस है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम लोग किसी लिक्विड को किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर पोर करते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है। अच्छा, गैस की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। एक बार वापस आते हैं अपन अपने डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले तो पार्टिकल ऑफ मैटर के अंदर स्पेसेस होती है। अब वो स्पेसेस ज़्यादा है या कम है, उससे हमको उनके स्टेट के बारे में पता चलता है, लेकिन स्पेसेस तो होती है। फिर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। डज नॉट मैटर कि वो सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, उनके बीच में मूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। और लास्टली जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे कि क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा। 3 तरह के स्टेट्स पढ़े हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद आते हैं कि क्या हम लोग इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स क्या हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं या लिक्विड से गैस के अंदर जा सकते हैं या गैस से वापस सॉलिड के अंदर जा सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे एक मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपने आइस ली, उसका आइस को आपने अपने हाथों में रखा। जब थोड़ी सी देर के लिए आप आइस को रखोगे तो क्या होगा? आइस पिघल जाएगी। क्यों? जो कि आपकी बॉडी की हीट है, जो आपकी बॉडी की हीट है उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 36-37 डिग्री सेल्सियस, और जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे आप इसको हाथ में रखोगे तो जो आपकी बॉडी की हीट है उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट थी वो अब लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है इसको भी अपन समझते हैं, बट थोड़ा आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं।
और एक और चीज होती है चेंज इन प्रेशर। कभी कभार आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक्स देखे किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करके कि भाई अगर कोई बहुत ही खतरनाक प्रेशर अगर हम लोग लगाए ना चीजों के ऊपर तो उससे भी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। एलपीजी का नाम सुना है किसी ने? एलपीजी क्या होती है? सर लिक्विड पेट्रोलियम Yes, गैस। sir. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से आपने एक और नाम सुना होगा सीएनजी। क्या होता है वो? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो गैसेस होती है ना, ये अगर हम लोग डायरेक्टली यूज करने लग जाए तो ये कितना ज़्यादा स्पेस लेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जो ये सीएनजी और एलपीजी होती है ना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो भी आपने कभी देखा होगा जो सिलेंडर्स में हमारे गैस आती है ना, वो एक तरीके से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, विच मीन्स जो पेट्रोलियम गैस को इतना ज़्यादा प्रेशर और लोअर टेम्परेचर करके एक लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तभी तो वो कन्वीनियंटली एक सिलेंडर में आ जाती है, अदरवाइज नहीं आ पाती, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता। समझ में आया? अच्छा, एक और हाँ सर। हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी को पता है? कोई सर बता पानी सकता को उबालते हैं तो वो इवेपोरेट होता है। है? बिल्कुल गलत जवाब, वो इवेपोरेशन नहीं होता है, वो बॉइलिंग होती है। दोनों में डिफरेंस है, कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? सर वो सर इवापोरेशन सरफेस प्रोसेस है और वो बॉइलिंग वो बल्क प्रोसेस है। वेरी गुड अर्नव, बिल्कुल अच्छी बात है, ये सही बोला है आपने। अब डिफरेंस समझते हैं हम लोग कि यार इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया और यहाँ पे मैंने गैस पे एक लाइट जला दी। यहाँ पे पानी है और इस गैस से क्या कर रहा हूँ मैं, इस पानी को गर्म कर रहा हूँ। जब मैं इस पानी को गर्म करूँगा तो ये जो हीट है वो ट्रांसफर होगी यहाँ पे, फिर इससे इस पे ट्रांसफर होगी, इससे इस पे ट्रांसफर होगी, ये क्या होगा, ये पूरा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वाटर को अगर आपको बॉईल करना है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इस पानी में से। ये क्या होता है, ये होती है बॉइलिंग। लेकिन जब हम लोग इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एक सरफेस फिनोमिना। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि अपने आसपास एक पॉन्ड या फिर कोई रिवर जा रही है, उस रिवर में बहुत सारा पानी है। जब सन जो होता है ना, सन की हीट की वजह से जो उसके ऊपर ऊपर वाला पानी होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली हीट होता रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कभी रीच ही नहीं करता है। बॉइलिंग में अगर आपको पानी को एवेपोरेट करना है तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस का होना बहुत ज़रूरी है। बट जब हम लोग इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपको वो टेम्परेचर अचीव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो ऊपर का टेम्परेचर होता है ना, सिर्फ वही, वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सिर्फ वही क्या होती है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होकर के क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? हाँ बोलो। हेलो। सर, अब इवेपोरेशन में प्रोसेस करने के लिए ऑलमोस्ट कितना टेम्परेचर चाहिए होता है कोई मिनिमम? टेम्परेचर नहीं होता है, कोई भी नहीं होता, सिर्फ और कभी कभार तो टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं होती है। इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ सन की वजह से नहीं होता है। आप इमेजिन करो, आपने कपड़े धोए और कपड़े जब आप धोते हो तो उसको आपने ऊपर सुखाने के लिए भेजा। कभी कभार ना धूप तो होती भी नहीं है लेकिन हवा चल रही होती है बहुत तेज, क्या उस हवा से आपके कपड़े सूख जाएंगे? हाँ या ना? हाँ। सूख जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे भाई, जब बहुत तेज हवा चलती है कपड़े नहीं सूखते क्या? तो सूखते। इवेपोरेशन जो होता है उसमें सिर्फ सन की भी नीड नहीं होती है, वो ह्यूमिडिटी से भी हो सकता है, मतलब सन की जो हीट होती है उससे भी हो सकता है। वो चाहे तो क्या बोलते हैं उसको, विंड। विंड से भी हो सकता है। और क्या होता है इसके अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक बार देखना पड़ेगा, बट इनमें से ये जो चीज़ें होती है ना जब सरफेस पे आती है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग के लिए हमको मेन चीज़ क्या चाहिए होती है, 100 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी टेम्परेचर पे जो अपर सरफेस होती है ना, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और विंड और बहुत सारी चीज़ें। समझ में आया? वापस चलते हैं। हाँ, और बोलो क्या बोल रहे थे? सर वाटर वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? वाटर वेपर और गैस में देखो, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ है। वाटर वेपर का मतलब होता है कि जब जो आपकी लिक्विड स्टेट थी ना वाटर की,
अब वो लिक्विड स्टेट से गैस की स्टेट में चेंज हो चुका है। तो अब जो लिक्विड था ना वो गैस बन चुका है, उस गैस को हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। तो अब आप बोलो सर वाटर वेपर में और गैस में क्या डिफरेंस है? तो गैस तो एक स्टेट होती है। किसकी स्टेट होती है? मैटर की स्टेट होती है। ऑन दी अदर हैंड जो वाटर वेपर होता है ना वो उसका एक टाइप होता है। समझ में आया डिफरेंस? हाँ एक और जो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर नहीं मैं ये वाली गैस की बात नहीं कर रहा, वो जो घर में जो गैस वाला सिलेंडर आता है ना उसकी गैस की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो है हम्म, बताओ। हाँ तो वो जो सिलेंडर के अंदर गैस होती है ना वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपने भी जिस बताई थी एलपीजी। और उसके अंदर क्या हम्म, होता है? उसके अंदर होती है पेट्रोलियम गैस, जिसको हमने लिक्विफाइड कर रखा होता है बाय एडिंग ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को लोअर कर। अच्छा ठीक है, वो गैस अलग होती है। और ये जो गैस है ये एक मैटर की स्टेट होती है, और उसके अंदर जो टाइप होता है वो वाटर वेपर का होता है, जब लिक्विड से उसको हम लोग गैस में चेंज करते हैं। और अपन चीजें ओके पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या होता है इसमें। ओके सर। ठीक है, तो यहीं से हमने देखा था एवेपोरेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। अच्छा ये क्या होता है? कभी कभार आपने देखा जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हम लोग छत के ऊपर पानी डालते हैं, और उस पानी को सूखने के बाद फिर छत जो होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। या फिर एक और आपने देखा होगा मटके का पानी, जो मटके के अंदर हम लोग पानी डालते हैं उसके बीच में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उन पोर्स से जो Yes, पानी sir. इवेपोरेट होता है, और जो पानी इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से जो मटके में पानी होता है ना वो ठंडा हो जाता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा, सर जो कूलर होता है हमारा डेजर्ट कूलर, उसके अंदर चारों तरफ जो अपने डेजर्ट वाली बिन्स लगा रखी होती है ना अपन ने, उसमें जैसे ही पानी गिरता है वहां से पानी वेपोरेट होता है तो एक ठंडी कूलर वाली जो वाइब आती है मिट्टी की खुशबू, वैसी सर आती है। कूलर भी तो ऐसे ही काम करते हैं। बिल्कुल यही इसी फिनोमेना पे काम करता है, वेपोरेशन पे ही काम करता है। सिमिलर से ही अपने जो कपड़े धोने के बाद जो सूखते हैं ना वो भी वेपोरेशन पे ही काम करता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले इसमें चैप्टर में आगे, बट एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, and animals, even a small drop of sand, everything is matter. Basically, everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर की बनी हुई है। चाहे वो हम जो खाना हम खाते हैं, एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, ये सारी की सारी चीजें मैटर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो एक तरीके से हम भी क्या है, हम भी तो अर्थ का पार्ट है। जैसे हमने कहा था ना बायोलॉजी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। तो इसी तरीके से जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम लोग हमारी बॉडी की भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम भी मैटर के लिए बने हुए होते हैं। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट जो होता है सिंगल से सिंगल वो सब मैटर का बना हुआ होता है, भले वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज। ठीक है, बेसिकली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो किताब की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, जो कि सेम हम लोग ने बोली थी। ठीक है, मैटर हम लोग दो प्रॉपर्टीज के बेस पे काम करते हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दूर से हमको देखने में दिखती है, जैसे कि अगर कोई चीज आपको सॉलिड है वो दिखेगी ना सॉलिड, लिक्विड है तो दिखेगी लिक्विड है, गैस है तो ऑब्वियसली बात है दिखेगा ही नहीं, बट स्टिल आपको फील हो जाएगा कि गैस क्या होती है। बट जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना तो हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर जो मैटर है ना वो किस तरीके से है कंबाइन हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इन सब चीज़ों के बारे में भी एक एक करके अपन बात करेंगे। पहले अपन चलते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। तो हमने देखा था कि जो मैटर होता है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जब जैसे आपने सुना था कि सेल जो होता है उसको तो हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, बट मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एंड गेम देखी होगी या फिर क्वांटमेनिया देखी होगी, देखिए किसी Yes, ने? sir. हाँ, तो एंड गेम और क्वांटमेनिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप Hmm. एटम से भी छोटे हो जाते हो
और उस सिचुएशन में जाकर के वो लोग टाइम ट्रेवल करते हैं गेम के अंदर, जैसे आपने देखा होगा। चलो ये तो फैंटेसी स्टोरीज है, बट अगर हम लोग सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स की भी बात करें ना, तो मैटर का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो उसकी जो छोटी से छोटी यूनिट जो होती है ना, इवन जो एटम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी मैटर का पार्ट होते हैं। यहाँ तक आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि जितनी भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। अब वो स्पेस कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उससे उसकी स्टेट डिपेंड करती है। अगर मान लो उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र है, तो वो सॉलिड है। अगर उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेसेस है तो वो लिक्विड है। अगर उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है तो वो गैस है। जैसे कि अब देखो, अगर हम लोग मान लो नींबू पानी या लेमनेड पी रहे हैं, उस लेमनेड के अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो भी क्या है, वो भी एक तरह का लिक्विड वाटर पार्टिकल्स है। उसमें क्या है, लेमन के पार्टिकल्स है, लेमन के एक्सट्रैक्ट्स है, जिसके अंदर वाटर मिक्स हुआ हुआ है। समझ में आया? So when we make tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other matter. This shows that there is enough space between the particles of matter. मतलब कहने का है कि भाई अगर आप पानी के अंदर चीनी मिलाते हो तो चीनी मिल जाती है ना, नमक मिलाते हो तो नमक मिल जाता है ना, नींबू मिलाओगे तो नींबू भी मिल जाएगा। जो भी मिक्सेबल चीज़ें होती है, इससे हमको क्या पता चलता है कि उनके बीच में स्पेसेस है, और उस स्पेसेस से क्या होता है, वो एक दूसरे को, मतलब उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जब हम लोग उनको मिक्स करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैंने बात करी थी कि जो आपको येलो येलो कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये जो पार्टिकल्स है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाया था ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। किसी को याद है? Yes, sir. याद है? याद है? जिसको याद नहीं हो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो अभी के लिए आप उसको भी छोड़ दो कि एटम क्या होते हैं, अभी के लिए आप उसको सिर्फ मैटर बोलते हैं अपन, कि जो भी पार्टिकल होता है उसमें मैटर होता है और वो कॉन्टिन्यूसली मूव होता रहता है, मतलब वो अपनी जगह पे रुकता नहीं है, वो हिलता डुलता रहता है। और जो हिलता डुलता रहता है ना, वो होता है काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। अब आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है एक एनी कोई भी ऐसी एनर्जी जिसके अंदर मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप उठ के गए किचन में, एक गिलास पानी लेके आए और अपनी जगह पे वापस बैठ गए, तो आपका अंदर बॉडी का जो मूवमेंट हुआ है ना, इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आया समझ में? तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर भी ये काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अच्छा, कुछ काम की बात है ये। Have you noticed when we put a small drop of dye in a glass of water, it instantly dissolves or intermixes into it, changing the color of water. The intermixing of particles of matter on their own is known as diffusion. अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? जब भी हम लोग पानी के अंदर मान लो कोई भी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, जैसे आपने मान लो इसमें बताया कि पानी के अंदर हम लोग थोड़ी सी भी इंक अगर डाल देंगे ना, धीरे धीरे करके वो जो इंक है ना वो वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, और होते होते वो पूरे पानी को ही नीला कर देगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या ये चीज़ हम लोग जब पानी के अंदर नींबू, मतलब बेसिकली जब लेमनेड बनाते हैं तब क्या नींबू, चीनी, नमक जो भी होता है वो डिफ्यूजन ही प्रोसेस फॉलो करता है या कुछ और करता है? कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं? तो हाँ, वो डिफ्यूजन ही होता है। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अ स्पून ऑफ शुगर इनटू अ बाउल फिल्ड विद वाटर? भाई सिंपल सी बात है, डिजॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। हम लोग अगर चीनी डालेंगे, मान ले 1 चम्मच चीनी डाल दी तूने, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन वो इंस्टेंटली डिज़ोल्व नहीं होती है, टाइम लगता है, आपको हिलाना पड़ेगा उसको, है ना? तो थोड़ी देर आप हिलाओगे 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 हिलाओगे, हो सकता है 15 मिनट तक आप हिलाओगे, तब जाकर के वो चीनी जो है वो डिज़ोल्व होगी। बहुत बार आपने देखा होगा जब अपन दूध पीते हैं ना, तो दूध के अंदर चीनी मिला के पीते हैं, वैसे पीनी नहीं चाहिए, बट स्टिल जो लोग मिलाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि दूध के अंदर मान लो आपने 1 चम्मच चीनी डाली और उसको ऐसे हिलाया, अगर दूध गर्म है तब तो वो चीनी बहुत इजीली मिल जाती है, और जब दूध ठंडा होता है
तो वो चीनी मिलने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। ये तो फील करा है ना सब लोगों ने, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस दिस बाउल ऑन अ गैस बर्नर? द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इंटरमिक्सिंग विल बिकम फास्टर, राइट? देखो सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो किसी ने चाश, अच्छा गुलाब जामुन तो सबने खाए होंगे या किसी ने गुलाब जामुन नहीं खाए? Yes, sir. तो गुलाब जामुन के अंदर आपने देखा होगा एक शुगर सिरप या फिर जिसको अपन चाशनी बोलते हैं। ये चाशनी कैसे बनती है पता है किसी सर शुगर और पानी को लो फ्लेम पे हिला हिला के वो चाशनी बन जाती है। को? तो करते क्या है भाई, सबसे पहले तो एक बाउल लेते हैं, उस पे गैस पे चढ़ा देते हैं, फिर उस बाउल के अंदर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद चीनी डालते हैं। लेकिन चीनी को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो इतनी इजीली मिक्स नहीं होती, थोड़ी बहुत मिक्स हो जाती है बट ज़्यादातर नहीं हो पाती है। फिर हम लोग गैस को ऑन करते हैं, पानी गर्म होना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट होता है और हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ जो है ना वो अब डिजॉल्व होना स्टार्ट हो रही है या फिर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो रही है। ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? इसका रीज़न क्या है? मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। स्क्रीन देखिए, वाइट स्क्रीन। हाँ सर। मान लो ये हमारा बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने ना बहुत सारा पानी डाल दिया, ठीक है? पानी डाल दिया, ये ब्लू ब्लू कलर का जो है ना ये अपना पानी है। फिर उसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के ना, मान लो मैंने चीनी के बाउल्स डाले, ठीक है ना? ऐसे करके मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है ना वो ऑन कर दी है। होता क्या है? होता देखो सिंपल सा ये है, अगर मैं बात करूँ, जो हमारा बीकर है ना उसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या है, वो अभी कुछ इस तरीके से है। समझ में आ रहा है? इनके अंदर जो स्पेसेस है ना वो है बट थोड़ी कम कम है। जैसे हम लोग इसमें चीनी डालेंगे, लेट्स से चीनी जो है वो ये है येलो वाली, तो चीनी क्या होगी, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। पर फिर ना एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अब ना और ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाएगी ये चीनी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको आग लगा देंगे। आग लगा देंगे मतलब इसको एक फ्लेम के ऊपर रख देंगे। मान लो आपने इसको फ्लेम पे रखा, जैसे ही आप इसको फ्लेम पे रखोगे तो ये जो पार्टिकल्स है ना, सारे के सारे पार्टिकल्स, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो इनका काइनेटिक एनर्जी है यानी कि जो मूवमेंट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा ये भागना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जिगजैग ऐसे करके भागना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये भागना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, मतलब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो क्या अब इनके अंदर ज़्यादा चीनी जा सकती है मिक्स होकर के? यस और नो? हाँ। तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को हीट करते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होता है तो उनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये जो पास पास में थे ना अब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दूर दूर होंगे तो ज़्यादा स्पेस होगा, जब ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आ पाएगा। इसी रीज़न से जब हम इसको बेसिकली बॉईल करेंगे या फिर जब भी इसको हीट देंगे ना तो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा चीनी आ पाएगी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या अभी भी डाउट है इसमें? आगे समझ में, चलो आगे हाँ। बढ़ते हैं। हाँ, हम्म, आगे पता बढ़ते, दिस शोज दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing temperature, or we can also say that the increase in temperature, that kinetic energy of the particle also increases। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब भी हम लोग किसी पार्टिकल के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उससे उसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब ज़्यादा सामान अब उसके अंदर जा सकता है, जैसे ज़्यादा चीनी जा सकती है, ज़्यादा नमक जा सकता है, समझे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना पार्टिकल्स, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग पार्टिकल को हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
अगर पार्टिकल को हम लोग हीट कम करेंगे यानी कि फ्रीज करने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी। समझ में आ गया? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है, क्या क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होती है, वो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने आपको बताया था इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अगर एक सॉलिड सॉलिड है उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो पार्टिकल्स को अपने से दूर जाने नहीं दे रही है, एक साथ बांध के रख रही है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एक मैटर जो होता है ना वो एक स्टेट में रहता है। मान लो अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसमें बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लो अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है तो जो लोअर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट स्टिल वो इससे थोड़ा कम है, लोअर है। और अगर हम लोग गैस की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। तो ये देखो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। समझ में आया यहाँ तक? एक बार यस बोल देना कोई भी। हाँ ठीक है, यहाँ से अपन चलते हैं कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो अगर आप देखोगे चेयर मैटर है, यस और नो? हाँ यस सर। ऑन ही रखना है मतलब। एयर, एयर मैटर है क्या? हाँ है। लव, लव कोई मैटर होता है क्या? नहीं नहीं सर। ये तो फीलिंग होती है, ये कोई मैटर थोड़े ना होता है। सिमिलरली स्मेल, स्मेल भी हम्म, कोई मैटर नहीं होता है, स्मेल एक फीलिंग होती है। ठीक है कि भाई आपको किसी तरह की खुशबू आ रही है, फिर आप बोलोगे नहीं जब हम स्मेल करते हैं ना तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो उड़ के हमारी नाक में आ जाते हैं, उसको अपन स्मेल नहीं बोलते, उसको हम लोग ऑडर बोलते हैं। मीन्स की जो पार्टिकल्स है उसकी स्मेल आप तक पहुंच रही है तो उस स्मेल के अंदर उस पार्टिकल के जो इवेपोरेटेड पार्टिकल्स होते हैं तो वो अलग चीज होती है। जब हम लोग स्मेल के बारे में बात करते हैं ना तो हम लोग एक फीलिंग के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली हेट भी एक फीलिंग है, लेकिन आलमंड्स हाँ मैटर होगा। हॉट ये तो एक फीलिंग है, ये भी एक मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड भी कोई फीलिंग होती है ना कि भाई ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। लेकिन लेमन वाटर में तो लेमन भी है और वाटर भी है, तो ये क्या होगा, ये मैटर होगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, वाटर तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सर मैटर है। हाँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है क्योंकि परफ्यूम के अंदर जो स्मेल है उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस तरीके से इवेपोरेट होते हैं कि वो पूरे के पूरे रूम को फ्रेगमेंट कर देते हैं और स्मेल से भर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ हाँ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food is several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोगों के किचन में खाना बन रहा होता है तो जैसे मान लो बैंगन का भरता बन रहा है, किसी को पसंद है क्या? उसकी खुशबू बहुत दूर तक आती है, इसलिए कहने का मतलब है कि हाँ भी अगर अच्छा बनता है अपने घर में तो जब बन रहा होता है गरम गरम होता है तो उसकी स्मेल ना, अगर आप किचन के बाहर भी खड़े हो ना तो आप ऐसे स्मेल करके बोलोगे मम्मी क्या बनाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो खुशबू क्यों आती है? क्योंकि जब भी हम लोग पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं जब वो कोल्ड होता है तब। इसी रीज़न से जब कोई हॉट सिजलिंग फूड होता है तो उसकी दूर दूर तक स्मेल जाती है, लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो कम हो गई है। बोलो। जैसे कि होटल का खाना होटल का खाना क्यों? होटल के खाने के अंदर आपको स्मेल नहीं आती क्या? स्मेल आती है तभी तो। अच्छा हाँ, आती है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, होटल में जब वो गरम गरम खाना बन के आ रहा होता है मस्त, तब आप उसको खा के मजे आ जाता है, यार मस्त नूडल्स है, इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी होगी। ठीक है, बट वही खाना जब आप घर पे पैक करा के ले जाते हो और बाद में ठंडा खाते हो तो उसमें से वो खुशबू चली जाती है। ठीक है, क्या रीजन था इसका कि काइनेटिक एनर्जी जब है वो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से पार्टिकल ज़्यादा मूव फास्टर हो पाते हैं और एज कम्पेयर टू कोल्ड जब वो होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑफर शो? अगर आपने देखा होगा
तो जो डाइवर डाइवर मतलब तैरने वाला जो होता है, वो स्विमिंग पूल के अंदर बहुत ही इजीली है ना तैर के चला जाता है, वो वाटर को कट करके आगे चला जाता है। ऐसा क्यों कर पाता है वो? क्या उसको हम लोग पानी की जगह एक मान लो पीली वाली बॉल आती है ना, पीली वाली बॉल, वो स्पंज वाली, मान लो मैंने ना एक जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे कौन सा प्ले जोन है इंडिया में, पॉप अप और वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। वो प्लेइंग जोन होता है ना, जहाँ पे बहुत सारी बॉलें पड़ी रहती है स्पंज वाली, आप ऊपर से कूद भी सकते हो उसके अंदर, नाम नहीं पता उसका, तो जो भी है खैर, मान लो एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें बहुत सारी वो स्पंज वाली बॉल पड़ी है, और मैं आपको बोलूँ कि इसमें तैर करके आ जा, तो तैर के आ पाओगे? सर हाँ। वो स्क्वायर वाली। हाँ, स्क्वायर गोल वाली कैसी? हाँ हाँ। क्या उसके अंदर तैर पाओगे आप? नहीं सही। नहीं तैर पाओगे। बट वही सेम चीज जब पानी होता है, तो पानी में तो हम लोग तैर पाते हैं। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? बता सकते हो? नहीं, तो क्योंकि वो जो छोटी छोटी बॉल आती है ना, हाँ, जो पानी में डाल के बड़ी हो जाती है, उसको तो अपन चल सकते, मतलब जा सकते हैं एकदम मस्त स्पीड से। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट खैर छोड़ते हैं उस बात को। फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर वो इजीली क्यों चला जाता है। हमने जस्ट पढ़ा था कि जो स्विमिंग पूल के अंदर पानी है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, और जो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब जब भी हम लोग सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आप उसमें से कट करके नहीं जा सकते। लेकिन वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वाटर के अंदर काफ़ी स्पेस होता है जिससे आप उसको कट करके भी इजीली जा सकते हो आगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। इसी रीजन से हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर इजीली तैर सकते हैं। समझ में आया? रीजन क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। यहाँ तक आ गया समझ में? जो हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड। लिक्विड के अंदर क्या होता है? थोड़े से लूजली पैक्ड। और गैस के अंदर तो बिल्कुल फ्रीली रोम करते हैं। इसके अंदर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में कैसा होता है? थोड़ा कम होता है। गैस के अंदर बहुत ही कम होता है। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। इसके अंदर बहुत इससे बेटर होती है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसी रीज़न से जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एक वक्त के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब उसको भी हम लोग हीट करते रहते हैं, तो फिर वो बाद में चेंज होकर के गैस बन सकती है। समझ में आया? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने देखा एक वाटर, जैसे हमने देखा एक प्लास्टिक की बोतल भी छोड़ो, एक स्टील की बोतल लेते हैं। एक स्टील की जो बोतल होती है, क्या आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी? प्लास्टिक को करोगे तब तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी, बट अगर आप स्टील की बॉटल को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो क्या वो कंप्रेस हो पाएगी? एटलीस्ट हमारे हाथ से तो नहीं। नहीं। ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर जो वॉल्यूम, मतलब जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर मान लो एक प्लास्टिक की जगह, सॉरी, स्टील की बॉटल में 1 लीटर पानी आता है, तो अगर मैं उस पानी को ढोल दूंगा तो वापस जब आएगा तब भी 1 लीटर ही आएगा। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? कि उसकी जो वॉल्यूम है ना, वो फिक्स्ड होती है। उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी डिस्टिंक्ट होती है। उसका एक डेफिनेट शेप होता है। ऐसा नहीं है स्टील की जो बॉटल है ना, अभी तो बॉटल दिख रही है, लेकिन मैं उसको गोल 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 करके मिक्स कर दूंगा ना, तो वो बॉटल की जगह एक कार बन जाएगी। ऐसा हो सकता है? एटलीस्ट हमारे हाथ से तो नहीं हो सकता इस रूम टेम्परेचर पे। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म, अब देखो, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब जब भी हम लोग सॉलिड के अंदर क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं ना, तो उनके अंदर होता है कि हाँ ठीक है, वो अपना शेप मेंटेन करके रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड को जब आप प्रेशर लगाओगे ना, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा फोर्स के अंदर, बट जैसे आप वो फोर्स को हटा दोगे ना, तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया?
बट ये रबर बैंड वाली सेम चीज हम लोग स्टील बॉटल के साथ नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। बट वी इफ वी एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट विल ब्रेक। मतलब मान लेते हैं कि वो जो स्टील की बॉटल है उसको हमने ऐसा हाथ से प्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन हाथ से प्रेस करने से तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो हमने उसको कुछ ज़्यादा ही, जैसे वो हाइड्रोलिक्स आते हैं ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चीज़ें तोड़ फोड़ करने का बहुत शौक होता है, तो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो उसके अंदर डाल देते हैं और इसे ऊपर से हाइड्रोलिक्स को प्रेस कर देते हैं, तो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो हम लोग क्या सर करते मिस्टर हैं, बीस्ट। हाँ वही मिस्टर एक्स जो भी है वो, तो जैसे आप उसके ऊपर बहुत एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। Therefore, solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. For example, salt and sugar, both the crystals have a particular shape which is fixed. Either you put it in or jar or plate. ठीक है, मतलब ये है कि भाई जो सॉलिड्स होते हैं ना, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे हो सकता है वो अपनी शेप चेंज कर दे, बट थोड़े से टाइम के बाद में वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सॉल्ट एंड शुगर है, ये दोनों के दोनों क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, इनकी पर्टिकुलर शेप होती है जो कि फिक्स होती है। अगर आप मान लो उसको जार में रखोगे तो वो जार का शेप ले लेंगे, प्लेट में रखोगे तो प्लेट का शेप ले लेंगे। जनरली जो होता है ना सॉलिड्स, उनके अंदर बहुत हाई डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती है, किसी को पता है? गहरा। है ना, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई और बताएगा? सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, इसको मैं बाकी लोगों को भी देखो, सपोज करो ये हमारे पास में इतनी जगह है, ठीक है, तो इतनी सी जगह में अगर ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे ना, ज़्यादा मान लो ये ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, जैसे मान लो सब है ना, एक तो ये है और एक ये है, तो आप बोलोगे इसमें डेंसिटी ज़्यादा है ये वाले में, या इसमें डेंसिटी ज़्यादा है बी वाले में? सर ए वाले में। नहीं। सिंपल सी बात है, जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना उसमें जितना ज़्यादा मैटर घुस सकता है ना, उसका मतलब उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी, और उसी एरिया के अंदर जितना कम आएगा उतनी कम उसकी डेंसिटी है। तो बेसिकली डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एरिया अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम अपॉन, हाँ एरिया अपॉन वॉल्यूम ही होता है ना उसका, या वॉल्यूम अपॉन एरिया होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। सर मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें कितना मैटर कंटेन है अपॉन कितना उसका वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर सॉलिड। फिर उसके बाद लिक्विड। और सबसे लास्ट में गैस। ठीक है। तो जैसे अब इसके बाद अपन कुछ काम की बात, स्पॉन्जेस चेंजेस इट्स शेप व्हेन कंप्रेस्ड, हाउ कम इट इज अ सॉलिड? आप बोलोगे सर आपने बोला था कि सारे सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आप लगा दोगे उसके अंदर तो वो टूट जाएंगे। सर उसमें पोर्स होते हैं हाँ जिसमें एयर फिल होती है। वेरी गुड। तो हाँ यही रीजन है, तो जनरली सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन स्पॉन्ज एक एक्सेप्शन है। क्यों क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि वो पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर मतलब उसके अंदर जो होल होते हैं ना उसमें एयर कैविटीज होती है जहाँ पे एयर आ सकती है इजीली, ठीक है। वो जो माइन्यूट स्पोर होते हैं ना वहाँ पे एयर ऑलरेडी ट्रैप होती है, जिसके कारण जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं ना तो वो एयर बाहर चली जाती है, समझे? सर रुई कॉटन। कॉटन, कॉटन भी कह सकते हैं बट वो स्पॉन्ज से काफी डिफरेंट होती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो जैसे सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि ये काफी डेफिनेट शेप होता है, इनका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है।
लेकिन अगर हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात करें तो लिक्विड्स का कोई शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप इसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, लेकिन इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं अपन? लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है भाई 1 लीटर पानी में अगर आप देखोगे तो 1 लीटर पानी नहीं आएगा। उसका मतलब उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। तो 1 लीटर में जितना पानी आ सकता है उतना ही पानी आएगा, यानी कि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। लेकिन क्या फिक्स नहीं है? उसका शेप और उसकी बाउंड्री। भाई बाउंड्री कैसे फिक्स नहीं है? मान लो आपने पानी जो है ना वो ढोल दिया जमीन के ऊपर। जैसे ही आप उसको ढोल दोगे ना तो क्या होगा उसकी वजह से? ढोलने से क्या होगा कि वो जो पानी है ना वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने देखा होगा तो पानी अगर नीचे गिर जाता है तो वो ढुलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है ना वो लिक्विड्स के अंदर होती है। इसीलिए लिक्विड्स को और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्लूइड? क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करके रख सकते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, इसी रीजन से हम लोग इसको फ्लूइड बोलते हैं। याद रखना फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर होते हैं। और फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड वो मैटर, मतलब वो मैटर होता है जो अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकता है, रिजिड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? लिक्विड्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ना ही कोई बाउंड्री होती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ये जिस भी मटेरियल में जाते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में जाते हैं। भाई जैसे वाटर है, अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। समझ में आ गया? और वो इजीली फ्लो करते हैं और स्पेसेस को फिल कर देते हैं। और एक और काम की बात, as the aquatic animals live under the water, have you ever thought about how they breathe? हाँ, ये तो मुझे बताओ भाई, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं ना वो ब्रीथ कैसे करते हैं? भाई चाहिए तो उनको भी ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? बताओ, बताओ सर जरा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वेरी गुड। वो जो वाटर होता है ना पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑलरेडी डिजॉल्व होती है। तो उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। कैसे? हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स है ना वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। सो जो गैसेज होती है ना एटमोस्फेयर की वो भी डिफ्यूज हो जाती है वाटर के अंदर। हाँ बोलो। सर अगर वो डिसॉल्व्ड वाली ऑक्सीजन लेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा? वापस बोल रहे हो? गिल्स के अंदर, गिल्स के अंदर फिर पानी नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बट उनका तो फिर वो मैकेनिज्म फिर बता रहा हूँ। देखो, उनका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि जब भी पानी उनके गिल्स पे जाता है, उनके गिल्स अडेप्टेड होते हैं उस पानी को सीधा उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसको लेने का। इट्स लाइक भाई हमारी बॉडी खाने को कैसे डाइजेस्ट कर लेती है, आपको पता कब चला था? जब आपने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, लोगों ने हमको बताया कि कैसे डाइजेशन होता है। इसी तरीके से गिल्स के अंदर में भी ये पावर होती है जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो पानी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है उसमें से जो H2O है उसमें से हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है जो फिशेस के अंदर होती है, एक्वेटिक एनिमल्स में। ठीक है, तो इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब यार आप कभी किसी सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व करोगे तो क्या इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे? बहुत मुश्किल करोगे। अगर आप उसको अलग करना चाहोगे तो इजीली अलग हो जाएंगे। लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड से। उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस होती है और इसी रीज़न से वो एक तरीके से डिफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है भाई? मिक्सिंग, कोई चीज़ मिक्स होना। और कोई चीज़ मिक्स कब हो सकती है? जब उसके बीच में स्पेस हो, मिक्स होने के लिए जगह हो, तभी तो मिक्स होगी ना वो। सॉलिड में तो जगह ही बहुत कम होती है तो कहाँ से मिक्स होगी? इसी रीजन से लिक्विड्स बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, आ रहा है भाई क्या पूरा? पता ही नहीं था मुझे तो। देखा ही अभी इसके लिए। हाँ,
यहाँ तक आया समझ में? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन ऑफ सॉलिड्स. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in the liquid state particles move freely and have greater spaces between each other as compared to particles in the solid state. अब जैसे हमने सॉलिड के बारे में बात करी, लिक्विड के बारे में बात करी, लास्ट आता है गैसियस स्टेट. क्या है गैसियस स्टेट? आपको पता है कि जैसे लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती तो गैस की भी कहाँ से होगी, लिक्विड की भी कोई बाउंड्री नहीं होती तो गैस की भी कहाँ से ही होगी. बट एक और चीज जो गैस में नहीं होती है वो है नो फिक्स्ड वॉल्यूम. मतलब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है. कहने का मतलब ये है कि मान लो 1 लीटर जो गैस होती है ना, वो जितना स्पेस लेगी ना, वो सेम स्पेस में आप 4 लीटर भी डाल सकते हो, 10 लीटर भी डाल सकते हो, अगर आप उसको लिक्विफाइड कर दो तो. उसकी शेप मतलब एक तरीके से शेप ही चेंज कर दो उसकी, मतलब उसकी स्टेट ही चेंज कर दो, गैस से उसको लिक्विड बना दो, तब तो आप कर सकते हो. बट अगर वो गैस रहेगी ना तो उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इतनी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं. क्योंकि वो दूर जाते रहते हैं तो उनके अंदर कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है. सेकेंड, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. आप गैसेस को बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो. जैसे मान के चलो आपके आसपास क्या है, एयर है. अगर आप अपने हाथ को ऐसे कंप्रेस करोगे तो क्या वो कंप्रेस हो रहा है इजीली? बिल्कुल हो जाएगा. सेम चीज़ अगर आप लिक्विड में करने की कोशिश करोगे, मतलब पानी के अंदर अगर आप करने की कोशिश करोगे, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. और सेम चीज़ आप सॉलिड में करने की कोशिश करोगे, बहुत ही मुश्किल होगा ही नहीं. मेरी बात समझ में आ रही है कंप्रेसिबल वाली? Now they completely fill the container they are kept in. For example, air is a gas that expands to fill the space it is given. It does not have a fixed shape or volume and can be compressed or expanded easily. Simple है कि जो हमारी एयर जो हमारे आसपास है वो एक तरीके से एक स्पेस ले लेती है. हमारा पूरा जितना भी स्पेस है उसको ले लेती है. उसका खुद का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, और वो इजीली कंप्रेस हो जाती है और कभी कभार एक्सपैंड भी हो जाती है. मतलब कंप्रेस भी हो जाती है और एक्सपैंड भी हो जाती है. दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है गैसेस के अंदर. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. For example, LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen cylinder to the hospital since cylinder is compressed gas. CNG is used as fuel these days in the vehicles. अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गैसेस होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है. इसी रीज़न से जो बड़े वॉल्यूम्स ऑफ गैस है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है लोअर टेम्परेचर के अंदर, जिससे वो स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर फिट हो जाती है और वहाँ से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है. जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, वो इसी तरीके से घर में आती है, जो कि हमको कुकिंग के अंदर काम आती है. फिर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे. लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी तो उन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को लिक्विफाइड करके डाला जाता था, कंप्रेस करके. सेम सीएनजी जो होता है वो ऑटो और जो गाड़ियाँ होती हैं आजकल उसके अंदर काफ़ी यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का यहाँ तक. उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे वरना थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, है ना? कोई आया क्या? एक सेकेंड. सर क्लास कितने बजे तक रहेगी? 3:30 ठीक है. तो 3 बजे ब्रेक ले लेंगे. हाँ 3 बजे ब्रेक लेंगे, बिल्कुल सही सुन. 5 मिनट का 3 बजे ब्रेक लेंगे. हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? हैव यू नोटिस दैट वी गेट टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर. ये तो अब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई हम लोग किचन में जाते भी नहीं है और फिर भी हमको पता चल जाता है कि क्या खाना बन रहा है. वही वाली बात, मम्मी आज पिज्जा बनाया क्या, आज बर्गर बनाया क्या, ऐसे तो खाने की चीजें नहीं होती है. बट किसको क्या क्या पसंद है भाई? तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है जो तुम्हारे घर में मम्मी बनाती है, उसकी स्मेल तुम दूर से देख के दूर सुन के बता सकते हो कि भाई आज तो ये बना है? बता दो. छोले भटूरे. छोले भटूरे. दैट्स इट. दैट्स खा गए. तो लगता कोई है ही नहीं भाई को पता ही नहीं चलता. खाने पीने की बात करनी है. आई ना.
हाँ सर, मेरे भी छोले भटूरे। क्या बात है, छोले भटूरे काफ़ी सही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी छोले बनते हैं तो उसके अंदर जो उसकी स्मेल आती है, उसके अंदर जो मसाले डले हुए होते हैं, उसकी स्मेल आप किचन के बाहर भी अगर रहोगे ना तो भी वो बहुत इजीली आ जाती है, क्योंकि स्मेल हॉट कुक फूड की जो होती है ना वो बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है गैस यानी कि एयर के अंदर, और वहाँ से डिफ्यूज होकर के वो आपके नाक तक पहुँचती है जहाँ पे आप उसको स्मेल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, और ये डिफरेंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 मार्क्स का, जिसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो किस तरीके से पैक्ड है। तो देखो सॉलिड के अंदर तो बहुत टाइप के पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से कम क्लोज होते हैं, और गैसेस में तो बहुत क्लोज होते हैं। क्लियर है चीज़? फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड में काफ़ी कम होता है, और गैसेस में तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर तो क्या बोलते हैं सबसे होती ही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि टकराते रहते हैं एक दूसरे से, तो क्या ही एनर्जी आएगी, मूव तो कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड्स में जाते हैं तो इसमें हाँ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और गैसेस के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ तो वो ऐसा लगता है उड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, लिक्विड्स में उससे कम होती है, और सॉलिड्स में बिल्कुल होती है, बहुत कम होती है। फिर आता है शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड का तो आपको पता ही है डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड में डेफिनेट शेप तो नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस में दोनों नहीं होता है, समझे? सॉलिड में दोनों होता है, लिक्विड में शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम तो होता है, और गैस में दोनों नहीं होते। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है, और गैस में तो सबसे ही ज़्यादा कम होती है। डिफ्यूजन की बात करें तो भाई सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होते हैं, लिक्विड्स में तो हो जाते हैं बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, और गैस में तो मजाक मजाक में हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये समझ में आया? क्लियर है? फिर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी इंडेक्स पेजेस की, जो भी अपन ने पढ़ा है बस यहाँ तक, फिर अपन 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। पहला चीज, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। बिल्कुल मैं भी भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गई थी, अगर आपको याद रहा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कितना मास का मतलब क्या होता है? कितना मैटर है उसके अंदर, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? उसको कितना, उस मैटर के अंदर कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली कितना मैटर है अपॉन कितना वॉल्यूम है, विच मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करें एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, और बात करें इसकी डेंसिटी की, तो इतना तो सबको पता है भाई, आयरन सबसे ज़्यादा डेंस होगा। उसके बाद में चॉक, चॉक के बाद में हनी, जो कि वाटर से तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, भले ही वो लिक्विड है लेकिन वाटर से तो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है वो, लेकिन चॉक जितना नहीं होता है। फिर वाटर के बाद में कॉटन आती है। अब आप बोलोगे तो एक तरीके से सॉलिड का ही पार्ट होता है कॉटन तो, बट स्टिल वो वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस, कम होता है डेंस। फिर एग्जॉस्ट ऑफ द चिमनी, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। और लास्ट में आता है फ्लेम, वो बिल्कुल क्लीन क्लीन होती है। कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। tabulate the differences in the characteristics of states of matter। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अच्छा ये टेबलेट करना है, सॉरी। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। जो भी अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, इस सारी की सारी चीजें जो है वो अपने को यहाँ बताना है। भाई अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो डिफरेंस का, तो ऑलरेडी यहाँ पे अपन ने डिफरेंस सारा का सारा दे रखा है, ये रहा डिफरेंस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिजिडिटी। अच्छा, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जो थोड़ा सा रिजिड है, जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। मतलब जैसे कि वो स्टील वाला मैंने आपको केस बताया था कि स्टील की जो बॉटल होती है उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे या उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी, टूट जाएगी ज़्यादा ज़्यादा ही अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो। ठीक है ना। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल को हम लोग कंप्रेस कितना कर सकते हैं। तो गैसेस जो होते हैं ना, गैसेस उसको हम लोग बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं।
फिलिंग गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को कैसे फिल कर सकते हैं? देखो आपने देखा होगा लैब जो होती है ना, वहाँ पे जब गैसेस को हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस गैस को गैस जार बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलिंग अ गैस कंटेनर। मतलब कोई भी कंटेनर के अंदर हम लोग जब गैस को डालते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब आपने देखा होगा ना कि जो लिक्विड और गैसेज होती है वो इजीली और फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। नेक्स्ट आता है शेप। थिंग्स आर इन विच थिंग्स आर इन विच फॉर्म इज कॉल्ड शेप। मतलब किस शेप के अंदर है वो, उसको अपन उसकी शेप बोलते हैं। कैसी होती है शेप? जैसे कोई अगर सॉलिड है तो उसकी कैसी शेप होगी? फिक्स्ड शेप होगी। अगर लिक्विड है तो थोड़ी सी जिस कंटेनर में जाएगी उस कंटेनर की शेप ले लेगी, और अगर गैस है तो वो फ्रीली मूव करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमने बात करी थी कि जो भी बॉडी मूव करती है उसमें जो एनर्जी होती है बाय द मूवमेंट, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रह रहे थे, उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है हमारी मास पर यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद अपन चेंजेस पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट पानी वानी पी लो। एग्जैक्ट 5 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो वापस आ जाओ, या फिर यही ले लो जैसे आपकी इच्छा है।